नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं, बानू मुश्ताक की हार्ट लैम्प सिलेक्टेड स्टोरीज। ये वही किताब है जिसे 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है और ये हमें दक्षिण भारत की कन्नड़ भाषी मुस्लिम महिलाओं की जिंदगियों में झांकने का एक मौका देती है। ऐसी दुनिया जो अक्सर अदृश्य सी रहती है। तो हमारा मकसद रहेगा इन कहानियों के जो मुख्य विषय हैं, जैसे पितृसत्ता, औरतों का प्रतिरोध, उनकी सांस्कृतिक पहचान, इनको थोड़ा गहराई से समझना। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जिसे साहित्य में अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, उसकी कहानियां अब पूरी दुनिया में पहचानी जा रही हैं। चलिए इस किताब के विश्लेषण में उतरते हैं। लेखिका बानू मुश्ताक वो खुद एक वकील और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, तो उनका वो अनुभव कहानियों में साफ झलकता है। बिल्कुल, और ये एहसास हम तक इतने कसरदार ढंग से कैसे पहुंचा, ये भी जानना जरूरी है। मेरा मतलब है, दीपा भसिटी का जो कन्नड़ से अंग्रेजी अनुवाद है वो कमाल का है। उन्होंने एक बहुत दिलचस्प चीज की है, उर्दू और दक्कनी मतलब दक्कन की जो खास जबान है उसके शब्दों को बिना इटैलिक्स के इस्तेमाल किया है। अच्छा। हाँ, तो वो शब्द कहानी का ही हिस्सा लगते हैं, अलग से नहीं दिखते। ये सिर्फ अनुवाद नहीं है, ये उस संस्कृति को, उन आवाजों को सम्मान देना है, उन्हें अजनबी बनाए बिना। हाँ, ये भाषा का चुनाव वाकई किरदारों और माहौल को बहुत जीवंत बना देता है। अच्छा, तो फिर कहानियों के अंदर चलते हैं। पितृसत्ता का सामना और औरतों का प्रतिरोध, ये चीजें तो लगभग हर कहानी में मिलती हैं, है ना? बिल्कुल, ये एक तरह से केंद्रीय धारा है। जैसे वो कहानी है स्टोन स्लैब्स फॉर शाइस्ता महल। उसमें एक माँ है, वो अपनी गुजर चुकी बेटी के लिए बिल्कुल चुपचाप पत्थर जोड़ जोड़ कर एक स्मारक बना रही है। ये बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है। ये कोई जोरदार विद्रोह नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दुख, याद और क्या कहें, आत्मसम्मान का एक मौन प्रतिरोध है। उस समाज में जहां शायद खुलकर रोने या दुख जताने की भी जगह ना हो, वहां ये पत्थर जोड़ना अपने आप में एक बयान है। ये दिखाता है कि प्रतिरोध कितने अलग अलग, कितने सूक्ष्म रूप ले सकता है। और ये प्रतिरोध सिर्फ एक अकेले इंसान का नहीं, ये सामूहिक भी हो सकता है ना? जैसे ब्लैक कोबरा कहानी में दिखता है। हाँ, वो भी एक अच्छा उदाहरण है। जब एक विधवा को गांव की जो धार्मिक सत्ता है उससे न्याय नहीं मिलता, तो सारी औरतें मिलकर उसके साथ खड़ी हो जाती हैं। वो एकजुटता ही अपने आप में एक चुनौती बन जाती है पितृसत्ता के लिए। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ दिलचस्प ये भी है कि ये प्रतिरोध अक्सर रोजमर्रा की चीजों से जुड़ा है। कभी पत्थर हैं, कभी बस एक साथ खड़े हो जाना। एक और कहानी है हाई हील शू। उसमें एक टूटी हुई ऊंची एड़ी की जूती, वो सिर्फ एक टूटी जूती नहीं रह जाती। हाँ, वो सामाजिक उम्मीदों और एक औरत की अपनी इच्छाओं के बीच का जो तनाव है, उसका प्रतीक बन जाती है। ये छोटी छोटी चीजें असल में बड़ी सामाजिक सच्चाइयों पर सवाल उठा देती हैं। ये रोजमर्रा वाला पहलू मुझे भी बहुत दिलचस्प लगा। और कुछ कहानियों में तो गंभीर मुद्दों को बहुत हल्के फुल्के अंदाज में, यहाँ तक कि थोड़े हास्य के साथ भी पेश किया गया है। हाँ, हास्य का इस्तेमाल भी है। जैसे द अरेबिक टीचर एंड गोभी मंचूरियन। कहानी शुरू होती है गोभी मंचूरियन खाने की एक बिल्कुल साधारण सी इच्छा से। हाँ, पर बात धीरे धीरे घरेलू फ्रस्ट्रेशन और दमन तक पहुंच जाती है। हाँ, ये मुश्ताक की खूबी है। वो कैसे एक मामूली सी लगने वाली इच्छा या घटना के जरिए समाज के गहरे दबाव और यहाँ तक कि घरेलू हिंसा जैसे गंभीर मुद्दों की परतें खोल देती हैं। और वो हास्य, जैसा आपने कहा, वो कड़वाहट को कम करने के लिए नहीं है, शायद वो विडंबना को और तीखा करता है। दिखाता है कि औरतों की जिंदगी में छोटी छोटी खुशियों पर भी कैसे पहरे लगे होते हैं। और भाषा का इस्तेमाल, फिर से वो दक्खनी और उर्दू के शब्द, वो किरदारों को सिर्फ पीड़ित या विद्रोही नहीं दिखाते। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उन्हें उनकी पूरी सांस्कृतिक पहचान के साथ पेश करते हैं। उनकी बोली, उनके खाने पीने की चीजें, रीति रिवाज, सब कहानी का हिस्सा है। और मेरे ख्याल से इसी गहराई, इसी सांस्कृतिक बारीकी और मानवीय संवेदना ने हार्ट लैम्प को बुकर तक पहुंचाया। ये सिर्फ कन्नड़ साहित्य की जीत नहीं है। सही कहा। ये भारतीय मुस्लिम महिला लेखन को मिली एक बहुत बड़ी वैश्विक पहचान है। ये उन अनुभवों को सामने लाता है जिन्हें अक्सर अनदेखा, अनसुना कर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, हार्ट लैम्प सिर्फ कुछ कहानियों का संग्रह नहीं है। ये उन अनसुनी आवाजों का, छिपे हुए प्रतिरोध का और एक खास सांस्कृतिक पहचान का एक जरूरी दस्तावेज है। हाँ, बिल्कुल। ये उन जिंदगियों पर रोशनी डालता है जिन्हें अक्सर हाशिए पर रखा जाता है, जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। और इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे जहन में घूम रहा है। क्या ये जो रोजमर्रा की साधारण चीजें हैं,
इन कहानियों में जैसे वो प्रार्थना की चटाई या वो ऊंची एड़ी की टूटी जूती या फिर स्मारक के लिए जोड़े गए पत्थर, क्या ये सिर्फ व्यक्तिगत पसंद या मजबूरी है, या फिर ये असल में उन बड़े सामाजिक ढांचों, सत्ता के संघर्षों और गहरे सांस्कृतिक अर्थों के प्रतीक भी हैं जिन पर हम आमतौर पर ध्यान ही नहीं देते हैं? ये सोचने वाली बात है ना?